नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जम्मू कश्मीर में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आर्टिकल 370 हटाकर आपको बनाया ताकतवर, युवाओं के लिए खोला खजाना। कहा जो नौकरी करना चाहता है, रोजगार करना चाहता है, उसको रोजगार मिलेंगे। जो आतंक फैलाना चाहता है उसको 72 होड़ों के पास भेजेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। कहा जम्मू कश्मीर में शांति सुरक्षा बहाली के साथ किया 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान। पाकिस्तान में मचा हड़कंप। बची खुची आज जो है कश्मीर को लेकर, आज वो भी पाकिस्तान की टूट गई। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारत ने पड़ोसियों को किया आगाह, जंग को अगर उतावले हुए तो करेंगे हाइब्रिड वार। आखिर बताएंगे क्या है ये हाइब्रिड वार, और इसे न केवल चाइना और पाकिस्तान को दिया है और उन तमाम देशों को दिया है जो भारत से युद्ध करने की तैयारी कर रहे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के भारत के फूफा से थर थर कांपेगा दुश्मन, पता ही नहीं चलेगा मौत कब आई है। बताएंगे आखिर FUFA क्या है ये फूफा। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे। रूस सितंबर में हमले के लिए तैनात कर देगा सरमत मिसाइल। एक साथ 10 परमाणु बम लेकर हमला करने में है सक्षम सरमत। आखिर कितना है खतरनाक और कितना क्यों है खतरा यूक्रेन के लिए, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच सुंजवा मुठभेड़, PM मोदी को का दौरा रद्द करने के मजबूर करना चाहते थे आतंकी। 10 आतंकियों के हुए ढेर। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां यूक्रेन में और भीषण होगी जंग। रूस ने मोरियोपोल के पूर्वी हिस्सों में भेजने शुरू किए अपने सैनिक। हालात बेहद खराब हुए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। शहबाज शरीफ की नई सरकार खिलाफ इमरान खान ने खोल दिया मोर्चा। यानी पाकिस्तान में लगातार अस्थिरता के बादल, तो वो भी हम आपको बताएंगे। जहांगीरपुरी मामले में कुछ एक बड़ी खबर आई है। महाराष्ट्र से भी कुछ एक बड़ी खबर आई है। यूपी में बाबा योगी ने भी कुछ एक ऐलान किए हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहले बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दहाड़े। कहा खोला खजाना, 20,000 करोड़ रुपए के योजनाओं का किया शिलान्यास। पैकेज जम्मू कश्मीर को दिया। रोजगार को लेकर किया बड़ा ऐलान। कहा आर्टिकल 370 हटाकर ताकतवर बनाया है कश्मीर को। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर में PM मोदी बोले ग्राम पंचायतों को सबको साथ लेकर एक और काम करना होगा। कुपोषण और अनीमिया से देश को बचाने की जो बीड़ा केंद्र सरकार ने उठाया है, उनके प्रति जमीन पर लोगों को जागरूक भी करना जरूरी है। PM मोदी ने स्पष्ट कहा है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाकर आज प्रदेश को पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में एक पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, जो कि अभी इससे वंचित था। आपको बता दें, PM मोदी ने स्पष्ट कहा है कि जम्मू कश्मीर में आज विकास को गति देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का PM मोदी उद्घाटन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार को लेकर PM मोदी ने कहा है कि हम इन प्रयासों में बहुत तेज़ी के साथ आगे काम कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अब आपको चुनना है कि आप रोजगार की राह पर चलेंगे या आतंक की राह पर चलना है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया हो रहा है। जम्मू कश्मीर शांति की तरफ बढ़ रहा है। पत्थरबाजियों में भी कमी आ गई है। जम्मू कश्मीर में इस बार का पंचायती राज दिवस जम्मू कश्मीर में मनाया जाना एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। ये बहुत ही गर्व की बात है कि लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट तक पहुंचा है और यहाँ हम देश भर की पंचायतों से संवाद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज सभी को आरक्षण का लाभ मिलने लगा है। केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ जो है जम्मू कश्मीर में मिलने लगा है। इसके साथ ही कार्बन न्यूट्रल पंचायत करने की तरफ हम अग्रसर हैं। आज़ादी का अमृतकाल भारत का स्वर्णिम काल बताया है। घाटी के नौजवानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है और जम्मू कश्मीर में पंचायती राज्य को लेकर सीधा सीधा बड़ा हमला बोला। हम चलते हैं एक और अपडेट। अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना डिजिटल लेन देन। हर दिन हो रहा 20,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन। PM मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें समझिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 88वें एपिसोड के जरिए देश के लोगों को संबोधित किया। PM मोदी ने हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम में शामिल होते थे। प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को संबोधित करते हुए बीते कुछ सालों में भीम UPI तेजी से अर्थव्यवस्था और आदतों का हिस्सा बना है। उन्होंने कहा है कि अब तो छोटे छोटे शहरों में और ज़्यादा गाँवों में लोग UPI से ही लेन देन कर रहे हैं। एक नज़र प्रधानमंत्री मोदी के 10 बड़ी बातों पर। दरअसल आज मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री संग्रहालय मिला, जिसे देश की जनता के लिए खोल दिया गया और यह गर्व की बात है कि हम प्रधानमंत्री के योगदान को याद कर रहे हैं और देश के युवाओं को उनसे जोड़ रहे हैं।
पीएम मोदी बोले कि लोग संग्रहालयों को कई वस्तुएं दान कर रहे हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत को जोड़ रहे। कोविड महामारी के बीच संग्रहालयों के डिजिटलीकरण पर ध्यान बढ़ गया है। आने वाली छुट्टियों में युवा अपने दोस्तों के साथ संग्रहालय जरूर जाएं। पीएम मोदी ने कहा है कि डिजिटल इकोनॉमी से देश का कल्चर पैदा हो रहा है। गली नुक्कड़ की छोटी छोटी दुकानों में डिजिटल पेमेंट देने से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को सेवा देना आसान हो गया है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का लोकार्पण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम संग्रहालय को लेकर सबसे अधिक पत्र आए। पीएम मोदी ने स्पष्ट तरीके से कई बड़ी बातें कही हैं और रोजगार के साथ साथ डिजिटल लेन देन और देश की बढ़ रही अर्थव्यवस्था पर भी बातचीत की। एक और अपडेट लेते हैं। भारत ने दी पड़ोसियों को धमकी, कहा जंग को अगर ज़्यादा उतावले हुए तो होगी हाइब्रिड वार। क्या है ये हाइब्रिड वार? दरअसल रूस यूक्रेन जंग के दौरान सैन्य रणनीति के एक सिद्धांत हाइब्रिड वारफेयर सुर्खियों में है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान इस रणनीति पर चर्चा हो रही है। सेना के शीर्ष कमांडरों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सतर्क किया है कि अब जंग परंपरागत नहीं रह गई है, बल्कि भविष्य में होने वाली युद्धों का स्वरूप बदल गया है। इस क्रम में उन्होंने हाइब्रिड वॉरफेयर का भी जिक्र किया है। रक्षा मंत्री ने हाइब्रिड वॉरफेयर का जिक्र ऐसे समय में किया जब रूस यूक्रेन जंग चरम पर है। पूरी दुनिया इस जंग को लेकर चिंतित है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि जब जंग साइबर, सूचना, संचार और वित्त सभी संघर्षों का हिस्सा बन जाए, इसके बाद ही सैन्य रणनीति में हाइब्रिड वार की बात उठने लगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हाइब्रिड वार क्या है जिससे धमकी भारत ने पड़ोसियों को चेतावनी दी है। रक्षा विशेषज्ञ अभिजीत सिंह का कहना है कि हाइब्रिड वारफेयर एक सैन्य रणनीति का हिस्सा है। ये एक सिद्धांत है कि युद्ध के दौरान गलत सूचना, आर्थिक मैनिपुलेशन, साइबर युद्ध, अनियमित युद्ध, जासूसी, छद्म तरीकों का इस्तेमाल, दूसरे देशों में अशांति पैदा करने, कूटनीति, दबाव जैसी तमाम चीज़ों को एक साथ किए जाने को हाइब्रिड वॉरफेयर कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि सरल शब्दों में ये युद्ध के साथ प्रोपेगेंडा चलाने का कॉन्सेप्ट है। हाइब्रिड वॉरफेयर पारंपरिक युद्ध, अनियमित युद्ध और साइबर युद्ध के साथ राजनीतिक युद्ध के मिश्रण की भी बात करता है। तो दोस्तों, यानी अगर आप युद्ध करते हैं तो साइलेंटली आपके देश को पूरी तरीके से तबाह किया जाएगा। आर्थिक, राजनीतिक, आपकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जाएगी, कूटनीतिक दबाव बनाए जाएंगे, आप पे प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है हाइब्रिड वार में आती हैं। इससे आप ही नहीं बल्कि पूरा देश अशांति हो जाएगा। और इस तरीके से चाहे भारत ने दी है चेतावनी। एक और अपडेट, भारत के फूफा से थर थर कांपेगा दुश्मन, पता ही नहीं चलेगा मौत कब आई। आखिर क्या है FUFA? दरअसल हवाई सुरक्षा और हमले की तकनीकी लगातार बदल रही है। फाइटर जेट से दुश्मन के ठिकाने पर हमला करने के युद्ध कला धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। देश में बैठे बैठे दुश्मन के बंकर, हथियार डिपो, पावर प्लांट आदि के जहां चाहो ड्रोन से हमला कर दो। भारत में ऐसी तकनीकी विकसित हो रही है। एक ऐसा हवाई हथियार तैयार हो रहा है, दूसरों की योजना बन रही है। आज आपको दोनों हथियारों के बारे में बताएंगे कि कैसे भारत का यानी FUFA यानी फूफा जब दुश्मनों के आसमान में गरजेगा और बरसेगा तो उनकी हालत पस्त हो जाएगी। भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन DRDO की संस्था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने हाल ही में एक टेंडर निकाला जिनमें कहा गया है कि ऐसे विंड टनल मॉडल की सप्लाई करनी है जिनको IIT कानपुर मौजूदा नेशनल टनल टेस्ट फैसिलिटी में टेस्टिंग होगी। ये टनल इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इनके अंदर भारत के फूफा की टेस्टिंग हो सके। आखिर देश का ये फूफा क्या है, क्या चीज़ है? दरअसल आपको बता दें, फूफा मतलब फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। जी हाँ, फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर ये एयरक्राफ्ट है ये। और ये भविष्य का एक ऐसा फाइटर जेट होगा जो दुश्मन को चैन की नींद नहीं सोने देगा। इसके लिए टनल की मांग उठने से ये पता चलता है कि भारत स्टेल्थ विंग फ्लाइट SWF के मामले में तेज़ी से काम करना चाह रहा। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। रूस सितंबर में हमले के लिए तैनात कर देगा सरमत मिसाइल, एक साथ 10 परमाणु बम लेकर हमला करने में सक्षम। दरअसल रूस ने कहा कि वो अपनी नवविकसित सरमट इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल को सितंबर अक्टूबर की शरद ऋतु में हमले के लिए तैनात कर देगा। यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ चल रहे अत्यधिक तनाव के बीच विकसित की गई इस मिसाइल के अजेय होने का दावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया। उन्होंने कहा है कि ये मिसाइल हर स्तर से डिफेंस सिस्टम को फेल करने, एक साथ 10 या इससे ज़्यादा परमाणु हथियारों को लेकर कई लक्ष्यों तक हमला करने में सक्षम है।
हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, अफगानिस्तान के आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना की चौकी पर किया हमला, 3 सैनिकों को हुई मौत। दरअसल अफगानिस्तान के आतंकवादियों ने सीमा पार से पाकिस्तानी सेना की एक चौकी रात भर भारी हथियारों और गोलीबारी की, जिनमें 3 सैनिकों की मौत हो गई। सेना ने शनिवार को यह जानकारी दी। सेना के एक बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान के सीमा से लगे पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान स्थित देवागार क्षेत्र में सेना की चौकी पर आतंकवादियों ने सीमा पार से गोलीबारी की है, जिनका पाकिस्तानी सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। बयान में कहा है कि विश्वसनीय खुफिया सूचना के मुताबिक हमारे सैनिकों की ओर से की गई गोलीबारी में आतंकवादियों को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान अपने खिलाफ गतिविधियों के लिए आतंकवादियों की ओर से अफगानिस्तान की सरजमी के इस्तेमाल की कड़ी निंदा करता है और उम्मीद करता है कि अफगान सरकार भविष्य में ऐसी गतिविधियां नहीं होने देगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई, जहां सुंजवा मुठभेड़, नापाक साजिश का खुलासा। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे में बाधा डालना चाहते थे मारे गए जैश के आतंकवादी। दरअसल जम्मू कश्मीर के सोंजवा में शनिवार में मुठभेड़ सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के 2 आत्मघाती हमलावरों को मार गिराया गया है। इस मामले में पुलिस ने जम्मू कश्मीर के रहने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ करने के लिए पुलिस को अहम जानकारी मिली है। पुलिस को आतंकियों के सहयोगियों से पता चला कि मारे गए आतंकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में खलल डालना चाहते थे। जांच में पता चला कि आत्मघाती जैकेट पहने आतंकवादियों ने पीएम के दौरे को बाधित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर योजना बनाई थी, लेकिन सफल नहीं हो सके थे। तो ये आतंकियों की जो हरकत है वो नाकाम हो गई। एक और अपडेट, यूक्रेन में और भीषण होगी जंग। रूस ने मारियोपोल से पूर्वी हिस्से में भेजने शुरू किए अपने सैनिक। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच युद्धग्रस्त देश के औद्योगिक गढ़ पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष शुरू हो गया है, क्योंकि यूक्रेन अधिकारियों ने कहा है कि रूस से अपनी सैन्य इकाइयों को मारियोपोल बंदरगाह से पूर्वी यूक्रेन भेजना शुरू कर दिया है। इसी बीच आपको बता दें, रूस ने शुक्रवार को बताया है कि युद्धपोत मॉस्को में आग लगने के बाद एक सैनिक की मौत हो गई और अन्य 27 अन्य लापता हो गए। ये युद्धपोत 1 सप्ताह पहले यूक्रेन के मिसाइल हमले के बाद डूब गया था। रूसी सेना ने पहले बताया था कि उसमें सवार सभी लोगों को बचा लिया गया है। इसके साथ ही शुक्रवार को सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में मारियोपोल के पास स्थित एक शहर में एक दूसरा संभावित सामूहिक कब्रिस्तान दिखा। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो शहबाज शरीफ की नई सरकार खिलाफ इमरान खान ने खोला मोर्चा, मार्च शुरू करने की दी धमकी। बड़ी खबर, दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने समर्थकों को सच्ची आज़ादी के लिए मार्च की तैयारी करने के निर्देश देते हुए शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली नई सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी इस्लामाबाद की ओर जल्द ही एक विरोध मार्च शुरू करने का धमकी दे डाली है। खान को इस महीने की शुरुआत में विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सत्ता से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि स्वतंत्रता दिवस नीति का पालन करने की वजह से उनकी सरकार को गिराने के लिए अमेरिका द्वारा साजिश रची गई थी। अमेरिका कई बार उनके इस दावे को खारिज कर चुका है। सत्ता खोने के बाद से खान ने पेशावर, कराची, लाहौर में 3 बड़ी रैलियों को संबोधित किया तथा नई सरकार के खिलाफ एक लंबा मार्च निकालने और उन्हें मध्यावधि चुनाव की घोषणा करने के लिए मजबूर करने की योजना बना ली। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है एक और, जहां आपको बता दें, जहांगीरपुरी दिल्ली में पुलिस ने बंगाल से मुख्य आरोपित अंसार के रिश्तेदारों से की पूछताछ। दरअसल दिल्ली पुलिस की टीम ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के हल्दिया के रहने वाले मुख्य आरोपित अंसार के मामा और अन्य रिश्तेदारों से यहां पूछताछ की है। जांच टीम के एक सदस्य ने इस बात की जानकारी दी। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की 3 सदस्यीय टीम कई दिनों से बंगाल में है और आरोपित के स्वजनों व कारोबारियों से पूछताछ कर जानकारियां जुटा रही हैं। क्राइम ब्रांच के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने बताया, अभी तक जांच जारी है। कुमार ने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस टीम की पूरा सहयोग दे रही है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, भूमिहारों की नाराजगी से भाजपा सतर्क, बड़े बदलाव की तैयारी में है भगवा पार्टी। बिहार में हाल ही में बोचहा विधानसभा उपचुनाव और एमएलसी की सीटों के चुनाव नतीजों में भाजपा नेतृत्व सतर्क हो गई है। इन चुनावों में सामाजिक समीकरण काफ़ी प्रभावित हुआ है। आने वाले समय में भाजपा व उनके गठबंधन राजग को नुकसान हो सकता है। भाजपा के कई नेताओं ने इन नतीजों को लेकर चिंता जतानी शुरू कर दी है। बिहार की राजनीति में सामाजिक समीकरण काफ़ी अहम रहते हैं। बोचहा का उपचुनाव भले ही एक सीट का था, लेकिन इससे भाजपा और राजग उम्मीदवार को 36,000 मतों से बड़े अंतर से हार मिली थी। यही कारण है कि जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अब भूमिहारों पर भाजपा डोरे डालने शुरू की है।
एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई, जहां सिराथू में क्यों हारे केशव प्रसाद, भाजपा की रिपोर्ट में बताई अपनी वजह। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में भाजपा 250 से ज़्यादा सीटें हासिल कर बड़े बहुमत से सरकार बना ली है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके बड़े ओबीसी चेहरे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हार का सामना करना पड़ा। भाजपा की एक रिपोर्ट और सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य की हार की वजह बताई गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश भाजपा ने 80 पन्नों की एक रिपोर्ट में 2017 के मुकाबले सीटें कम होने की वजह बताई और इन रिपोर्ट को पीएम नरेंद्र मोदी को भी सौंप दिया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट। रांची अमीर तबलीगी जमात के जनाजे में उमड़ी भीड़, नमाज के दौरान पथराव, जबरदस्त हंगामा। दरअसल हरम रोड के ईदगाह और उनके आसपास अमीर तबलीगो जमात हाजी गुलाम के जनाजे के नमाज में शामिल भीड़ शनिवार की रात 10:30 बजे उस समय उग्र हो गई जब आसपास से पथराव हुआ। पुलिस तब तक तत्परता दिखाती जब तक नुकसान हो चुका था। उग्र भीड़ ने वहां खड़ी पीसीआर वैन और कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान हरमू रोड मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और हंगामे के बीच दोनों ओर से नारेबाजी शुरू हो गई थी। तो दोस्तों कल जो है नमाज के बाद जोरदार हंगामा हुआ था। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां नवनीत राणा के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज, पति पत्नी को कोर्ट में किया गया पेश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सांसद नवनीत राणा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत सरकार काम को रोकने के लिए मामला दर्ज किया है। अब कोर्ट में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की कोर्ट में पेशी होगी। जानकारी के मुताबिक खार पुलिस सब स्टेशन मामले में 3 केस दर्ज हो चुके हैं और उनमें से 2 मामले नवनीत राणा के खिलाफ दर्ज हुए हैं। और इस बीच आपको बता दें और विधायक भी, उनके निर्दलीय विधायक पति भी केस दर्ज हुए हैं। एक और अपडेट, जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 5 आरोपी फरार। बीजेपी नेता बोले न्याय का बुलडोजर चले, अभी सब सरेंडर हो जाएंगे। दरअसल आपको बता दें, जहांगीरपुरी हिंसा में शामिल 5 आरोपियों के फरार होने की स्थिति में उनके खिलाफ दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया और इस दौरान कोर्ट ने पुलिस के निर्देश देते हुए कहा है कि इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। आपको बता दें, बीते शुक्रवार को वर्चुअल के जरिए रोहिणी कोर्ट में इस मामले में सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा कि इन आरोपियों को पकड़ने के लिए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में दबिश